नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राजेश तिवारी हूं और आप देख रहे हैं खबरें बोलेंगी। आज हम बात करेंगे साल 2021 की उस सबसे खौफनाक वारदात की जिसका खुलासा करने में गोंडा पुलिस अब तक नाकाम रही। 24 नवंबर सन 2021 का वो दिन तो आपको याद ही होगा जिस दिन रेलवे में कार्यरत अशोक नाम के एक अपराधी ने रिटायर्ड रेल कर्मी देवी प्रसाद के घर में घुसकर उनके परिवार में देवी प्रसाद, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी की एक तरफा प्रेम प्रसंग में निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद हत्यारा अशोक अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। एसटीएफ से लेकर तमाम तरह की एजेंसियां कई प्रदेशों में जाकर उसकी तलाश भी कर चुकी हैं, लेकिन उसे खोज पाना तो दूर, पुलिस के हाथ उसकी लोकेशन तक नहीं लगी। लेकिन इन सबसे उलट देवी प्रसाद के परिवार में जो मौजूदा समय में उनकी 2 बेटियां हैं, उनके सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट है। जिस दिन ये पूरी घटना हुई उस दिन उनकी एक जो सबसे छोटी बेटी है वो मौके पर थी और उसे भी अशोक ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। 2 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद आज जब बेटी कैमरे के सामने आई तो उसके दिल में छुपा दर्द जुबान से बयां हो गया। हम आपको वो सीन भी दिखाएंगे और उसकी वो पीड़ा भी सुनाएंगे कि आखिरकार उसे किस तरह की तकलीफ है। शासन प्रशासन से दोनों बेटियों ने मदद की गुहार कई बार लगाई, लेकिन अभी तक उनकी वो गुहार अनसुनी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बेटियां पिछले कई महीनों से सरकार से सिर्फ इस चीज की गुहार लगा रही हैं, अपराधी अशोक जब आएगा तब पुलिस की पकड़ में आएगा, लेकिन कम से कम मौजूदा दौर में जो उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, कम से कम उसे भी दूर कर दिया जाए। एक बेटी बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, जो रोजगार के लिए परेशान है। वहीं दूसरी बेटी जो गंभीर रूप से घायल थी और अब ठीक हो गई है, वो हाईली शुगर पेशेंट है। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं कि उन बेटियों का क्या कहना है, उनकी क्या पीड़ा है और उनका क्या दर्द है। 24 नवंबर 2021 को बड़गांव पुलिस चौकी के अंतर्गत पड़ने वाली शिवनगर कॉलोनी में जो जघन्य वारदात की घटना हुई, एक हत्यारे ने 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और एक लड़की उसमें गंभीर रूप से घायल हुई थी, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इसके अलावा उनकी बड़ी बहन जो है वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हत्याकांड को 3 महीने से ज़्यादा का समय बीतने वाला है, लेकिन अभी तक पुलिस ना तो हत्यारे को गिरफ्तार कर पाई है और ना ही इस परिवार को कहीं से किसी प्रकार की शासन प्रशासन से कोई सहायता ही मिली है। आइए हम खुद ही जानते हैं बेटियों से कि आखिरकार उनके साथ उस दिन क्या कुछ हुआ था और अभी तक उनके साथ किसी प्रकार की कोई हमदर्दी जिला प्रशासन ने या सरकार ने दिखाई कि नहीं दिखाई, उनको किसी तरह की मदद मिली या नहीं मिली। क्योंकि अब ये पूरी तरीके से अनाथ है पूरा परिवार। देखा जाए तो माँ बाप को भी उस हत्यारे ने मार डाला था मौके पे और जो बड़ी बहन थी उनकी भी हत्या हो गई थी। केवल ये 2 बेटियाँ इस परिवार में हैं। इसके अलावा इनकी एक बड़ी बहन है जो जहाँ पे ये रह रही है फिलहाल मौके पे इस समय। और क्या कुछ हुआ था उस दिन और अभी तक आखिरकार ये किस तरह से मुफलिसी की ज़िंदगी जी रही हैं, क्या होगा इनका भविष्य का, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। साफ तौर पे ये तमाचा है प्रदेश सरकार के ऊपर और यहाँ के अधिकारियों के ऊपर कि अभी तक किसी प्रकार की वो यहाँ पर इन बेटियों को किसी प्रकार की सांत्वना और किसी प्रकार की सहायता राशि उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? उपासना। ये बताइए क्या कुछ हुआ था उस दिन, चूँकि उस दिन आप ही को तो चोट लगी थी, आप ही को तो उसने चाकू मारा था। क्या कुछ हुआ था उस दिन, पहले ये बता दीजिए। दोपहर में उससे कॉल आई और उससे बात हो रही थी पापा से। वो काफ़ी गाली गलौज भी कर रहा था। पापा ने डांटा भी, समझाया भी, फिर पापा ने कॉल डिस्कनेक्ट करके रख दिया था फ़ोन। फिर अचानक से पापा बाहर किसी मार्केट में किसी काम से गए थे, फिर शाम को लौटे दीदी के साथ। तो पापा चले गए थे, बाहर से आए थे तो हाथ मुँह धुलने के लिए चले गए थे। हम और दीदी और भाभी किचन में काम कर रहे थे। मम्मी पूजा कर रही थी शाम के लिए। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला तो आवाज़ हुई थी, तो हम लोग ने सोचा कि कौन आया, तो दीदी उतर कर आई तो देखा वो हेलमेट लगा कर घर में घुसा हुआ था। तो दीदी बोले लगी, अशोक तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके ऊपर उसने फायरिंग मारपीट स्टार्ट कर दिया था। उसने कोई दवा थी या कुछ लिक्विड था जो उसने मेरे फेस पर, दीदी के फेस पर छिड़कना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उसने मेरे भी फेस पर छिड़का हुआ था लेकिन मुझ पर लगा नहीं। फिर उसने अपने हाथ में चाकू लिए हुआ था या फिर कहीं छू रहा था। उसने पहले मुझ पर अटैक किया। तो फिर मैं अंदर घर के अंदर चली गई थी मोबाइल ढूंढने के लिए। फिर उधर से लौट मोबाइल में मैंने कॉल करने की कोशिश की पुलिस को, फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने यहाँ तक कि एम्बुलेंस के नंबर पे मैंने कॉल किया था, वहाँ पर भी कॉल नहीं लग रहा था। मैं बाहर आई तो देखा कि दीदी मम्मी पापा सब कुछ जब फर्श पर लेटे हुए हैं, तो मैं अंदर गई उसे लड़ने के लिए। उसने मुझे धक्का मार कर गिरा दिया। मैं गेट के पास लेटी हुई थी कि उसने मेरे पर पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डाला। फिर किसी तरह मेरे हाथ में फ़ोन था, मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। पेट्रोल डालकर वो चला गया था। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि दीदी मुझे बचा लो किसी तरह। तो फिर मेरी दीदी ने पर्सनली एसपी सर को फ़ोन किया।
फिर उसके बाद गाड़ी अंदर आई। दीदी कौन कौन दीदी जो यहाँ रहती हैं? जो मेरी बहन है ये, अच्छा, ये उस समय मौके पे नहीं थी, उनको जो वो लखनऊ में थी, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था। तब दीदी ने को बोला कि अच्छा ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं। तो दीदी ने फ़ोन किया, तब शायद पुलिस आई। जब पुलिस आई तब तक वो भाग चुका था। भाभी ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद करके सेफली बचा ली थी, डिस्चार्ज हुई। अच्छा, डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने आपसे क्या संपर्क किया, किसी प्रकार की कोई सहायता, कुछ ऐसी चीजें? बस एक घर के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई थी उसके लिए बात हुई थी मेरी बहन से। बाकी मैं यहाँ से कहीं नहीं गई। जो भी आगे सब कुछ देखना था इसे ही देखना अच्छा, था। आप बताइए, चूंकि आपको बता दें कि देवी प्रसाद के परिवार में 4 बेटियां थीं, जिसमें से एक की शादी हो गई थी और 3 बेटियां उनके साथ रहती थी, जिसमें से जो कातिल था अशोक, उसने एक बेटी की मौके पर हत्या कर दी थी और 2 बेटियां जो कि उनसे छोटी हैं वो यहाँ पर हैं फिलहाल, और इसमें से एक बेटी को उसने चाकू मारा था और इसके बाद वो मौके से, पुलिस के आने की सूचना पर मौके से फरार हो गया था। ये बताइए, आपको अभी तक यहाँ से कोई, क्योंकि जिस समय घटना हुई थी उसके बाद ये जरूर कहा गया था कि हर प्रकार की सहायता राशि जो है, हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे ऐसे पर्सनली मुझे कोई मनी नहीं मिली है। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे ना जाने से 2-3 दिन पहले जो इसका दवाई पानी हो रहा था उसका वो लोग खर्चा उठा रहे थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ से कर रहे थे, पुलिस का कर रही थी या गवर्नमेंट से मिला था। फिर मैं जब गई उसके बाद से मैं खुद ही सारा खर्चा उठा रही थी अपनी बहन का, दवाई से लेकर के खाने पीने हर एक चीज़ का। तो ये बताइए, अभी जैसे आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है, हर प्रकार से आपके सर पे बाप का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है, केवल एक बड़ा भाई है वो भी अलग रहता है कहीं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? मैंने पर्सनली मतलब एक साइट है जिस पे मैंने डाला है अपनी प्रॉब्लम की, मुझे वहाँ रिक्वेस्ट किया है कि मुझे वहाँ से हेल्प मिलनी चाहिए। जो कि मैंने डाला है कि मेरे पापा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे, वो रिटायर्ड थे एक्चुअली, पर मुझे मेरी बहन का खर्चा पानी चलने के लिए मुझे कोई छोटी मोटी कोई भी जॉब उससे फील्ड में नहीं, मेरे डिग्री के अकॉर्डिंग मुझे कोई जॉब दी जाए जिससे मैं अपनी बहन का और अपना पालन पोषण कर सकूँ। मैं ये चाहती हूँ गवर्नमेंट से, मेरा ये तब्दील है। तो जैसा कि अब जब परिस्थितियां पूरी घटनाक्रम को करीब 3 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी शासन प्रशासन की उदासीनता जो है वो साफ तौर पे सामने आ रही है। अशोक नाम का जो अपराधी है वो अभी तक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर है, जो पकड़ा नहीं जा सका है। ऊपर से ये जो बेटियां हैं मुफलिसी की ज़िंदगी जी रही हैं, अनाथ होने के साथ साथ इनके सर पे किसी का साया नहीं है। लेकिन अभी तक क्या समाज के लोग, क्या जिला प्रशासन के लोग और क्या सरकार, अभी तक किसी ने भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इस वजह से ये बेनामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। राजेश तिवारी, खबरें बोलेंगी। सारा खर्चा मैं अडॉप्ट कर रही थी किसी तरीके से उधार ले, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और अभी भी हमारे माँ बाप, मेरे परिवार का सबकी हत्या हो गई है। हमारा किसी का कोई सहारा नहीं है कि हम दोनों बहनें अपने कैसे जिए, कहाँ रहें, कैसे रहें। हम अपने एक अंकल के यहाँ रह रहे हैं जो 1-2 महीने से हमें अपने पास रख रहे हैं। अच्छे से सब कुछ हो रहा है हमारा, लेकिन हमें भी अपने जीवन का कुछ भी करना है। इसके लिए हमें सरकार की तरफ से मदद चाहिए ताकि मेरी डिग्री के हिसाब से मुझे कोई ना कोई जॉब दी जाए। मैं अपनी बहन, एक्चुअली मेरी बहन डायबिटीज़ पेशेंट भी है, इसके दवाई पानी का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मैं कहाँ से कैसे करूँ मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे उनसे चाहिए सरकार से कि मेरी कोई मदद की जाए जिससे मैं अपनी बहन का और अपना पालन पोषण कर सकूँ। मेरी डिग्री के हिसाब से मुझे कोई छोटी मोटी कोई भी जॉब दी।